तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ जी पीएसयू फाइनेंस के लिए महा एमसीक्यूज, जिसमें बहुत सारे लेक्चर्स कवर होंगे, जिसमें और रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं फाइनेंस के रिलेटिंग, फाइनेंस के कंटेंट के रिलेटिंग, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ऑडिट, लॉ, इन सभी के एमसीक्यूज आपको बहुत जल्द हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। बैंक्स हो गए, पीएसयू लेवल हो गए, एनपीसीआईएल हो गया, एनएचएआई होगा, बीडीएल होगा, बीएसएनएल, पीएसटीसीएल, ऑल टाइप्स ऑफ बैंक, सीबीएसई, इन सभी के लिए ये लेक्चर्स एप्लीकेबल होने वाला है। आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है, क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं वो लेकर आया हूँ जो पीएसयूज में पूछे जाते हैं प्रीवियस ईयर्स में। ठीक है जी, तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं जी। तो पहला टॉपिक हमारा होने वाला है डबल एंट्री हो गया, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हो गया। ये टॉपिक्स में इंक्लूड होने वाले हैं एमसीक्यूज। ठीक है जी, तो चलिए हम शुरू करते हैं जी हमारे आज के एमसीक्यूज को। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है जी, फर्म फॉलोज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड गोइंग कंसर्न assumptions ड्यू टू सडन liquidation decision, land is shown at realizable value instead of cost. This treatment primarily violates which assumption, which accounting assumptions? तो कौन सी assumption violate हुई ये हमें बतानी है जी। तो पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। इसका आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर सी, गोइंग कंसर्न assumption। क्यों? क्योंकि देखो, अगर फर्म नॉर्मली ना एसेट्स को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पर दिखाती है, ठीक है जी, क्योंकि बिजनेस कंटिन्यूसली चलता है इंडेफिनिट पीरियड के लिए, तो हम उसे गोइंग कंसर्न कहते हैं। लेकिन अगर सडन लिक्विडेशन और लैंड रियलाइजेबल वैल्यू पर इंस्टेड ऑफ कॉस्ट दिखा दी जाए, ठीक है जी, तो गोइंग कंसर्न असम्पशन वायलेट होती है। अगला क्वेश्चन है जी, गुड कॉस्टिंग 50,000 वर सेंड टू अ कस्टमर ऑन अप्रूवल बेसिस एट अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 25% ऑन कॉस्ट। द गुड्स वर स्टिल लाइंग with the customer at every end. Which of the following accounting treatments is most appropriate? Option number A, include goods in sales and show profit. Option number B, exclude goods from sales and include in closing stock at cost. Option number C, includes goods in closing stock at selling price, exclude goods completely from books। तो सेकंड द आंसर है जी अपना ऑप्शन नंबर बी, exclude goods from sales and include in closing stock at cost। क्योंकि अगर जब तक अप्रूवल बेसिस पर गुड्स को भेजा जाता है ना, तब तक सेल्स नहीं मानी जाती जब तक कस्टमर अप्रूव ना कर दे। तो ईयर एंड तक अप्रूवल अगर नहीं मिलता तो सेल से एक्सक्लूड तो रहेगा रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक में कॉस्ट प्राइस पर इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट रिकॉग्नाइज नहीं होता जब तक कस्टमर अप्रूव ना कर दे। अगला क्वेश्चन है जी, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू मशीन वर डेबिटेड टू wages count and transferred to profit and loss count. Which accounting principle or standard is violated? तो इसका आंसर आ जाता है जी अपना ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 रिलेटिंग टू फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है जी, क्योंकि मशीन जो इंस्टॉलेशन होती है हमेशा कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है, और उसको एसेट के कॉस्ट का पार्ट माना जाता है। ठीक है, उन्हें वेजेस अकाउंट में डेबिट करके पी एंड एल में ले जाना गलत होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जी, रेंट फॉर द लास्ट मंथ ऑफ द अकाउंटिंग ईयर इज अनपेड एंड नॉट रिकॉर्डेड इफ दिस ओमिशन इज नॉट करेक्टेड, विच ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट्स विल अकर? तो इसका आंसर आ जाएगा जी अपने को फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट विल बी ओवर स्टेटेड एंड लाइबिलिटीज अंडर स्टेटेड। ठीक है जी, क्योंकि अगर अनपेड जो रेंट है रिकॉर्ड नहीं किया गया, उससे होगा क्या, उससे एक तो होगा एक्सपेंसेस कम शो होंगे, जिससे प्रॉफिट ओवरस्टेट होगा, और दूसरा आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी नहीं दिखेगी, जिससे लायबिलिटी कम होगी। अगला क्वेश्चन था जी, कंपनी चेंजेस इट्स मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन फ्रॉम स्ट्रेट लाइन टू रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड विदाउट डिस्क्लोजिंग द चेंज एंड इट्स फाइनेंशियल इम्पैक्ट, दिस वायलेट्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट पूछा जाता है जी पीएसयूज में। तो फिफ्थ का आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी,
कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। क्योंकि अगर डेप्रिसिएशन मेथड चेंज करना लाउड तो है, पर इसको डिस्क्लोजर मैंडेटरी होता है। अगर डिस्क्लोज नहीं करेंगे तो उससे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 का भी वायलेशन होगा। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस बेस्ट जस्टिफाइज क्रिएशन ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अंडर कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल? Debtors are expected to pay late. Option number B, past experience shows some debts become bad. Option number C, company wants to reduce tax liability. या cash balance is insufficient. तो जो सिक्स्थ आंसर है जी वो है अपने को ऑप्शन नंबर बी, पास्ट एक्सपीरियंस शोज सम डेट्स बिकम बैड। तो अगला क्वेश्चन था जी, इन डबल एंट्री सिस्टम परचेज्ड ऑफ अ फिक्स्ड एसेट पार्टली पेड इन कैश एंड बैलेंस बी पेबल लेटर विल रिजल्ट इन। तो सेवंथ का आंसर है जी अपने को इंक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज। ठीक है जी। सेवन फिक्स्ड एसेट अगर परचेज होगा उससे एसेट तो बड़ा बढ़ेगा। पार्ट पेमेंट अगर बाकी है, ठीक है, बैलेंस पेमेंट्स पे मतलब बैलेंस पेमेंट लेटर पे होगी तो उससे लाइबिलिटीज क्रिएट होगी, तो दोनों इंक्रीज ही होंगे। ठीक है जी, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज और इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, एसेट्स एंड लाइबिलिटी सॉरी। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड टू इन्वेंटरीज आर वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू बिकॉज asset should be overstated, revenue should be recognized earlier, या future profit should be anticipated, या cost concept is ignored। तो एट्थ का आंसर आ जाता है अपने को asset should never be overstated। ठीक है जी, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 क्या कहता है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 कहता है जी इन्वेंट्री को लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी पर दिखाना चाहिए। ठीक है जी, क्योंकि ताकि एसेट्स ओवरस्टेट ना हो। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, सैलरी पेड टू ऑफिस स्टाफ फॉर लास्ट ईयर बट रिकॉर्डेड इन करंट ईयर अकाउंट्स विल रिजल्ट इन। तो बताओ जी दे इसका आंसर। तो इसका आंसर आएगा जी वायलेशन ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट, ऑप्शन नंबर सी, वायलेशन ऑफ अक्रूवल कंसेप्ट। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल अफेक्ट द प्रॉफिट बट विल नॉट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस? तो इसका आंसर आएगा जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, पोस्टिंग परचेज ऑफ मशीनरी टू परचेज अकाउंट। अगला क्वेश्चन है जी, बिजनेस रिकॉर्ड्स इंक्रीज इन मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड एज इनकम फॉर द ईयर, दिस अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वायलेट्स। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जी, बहुत बार पूछा गया है, 11th क्वेश्चन। तो इसका आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, रियलाइजेशन कंसेप्ट। ठीक है जी। इसका रियलाइजेशन कंसेप्ट क्या होता है, अगर मार्केट वैल्यू बढ़ती है इनकम तब तक नहीं मानी जाती जब तक रियलाइज ना हो। अगला क्वेश्चन है जी, अकाउंटिंग अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9, रेवेन्यू फ्रॉम सेल्स ऑफ गुड्स शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन। तो 12th का आंसर बताना है जी अपने, सिग्निफिकेंट रिस्क आर ट्रांसफर्ड, या सेलर रिटेन्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर गुड्स, या कंसिडरेशन इज रीजनेबली सर्टेन, या ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड। तो 12th का आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, सेलर रिटेन्स इफेक्टिव कंट्रोल ओवर गुड्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी अपने को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अपीयर ऑन द बैलेंस शीट बिकॉज दे रिप्रेजेंट, क्या करता है जी रिप्रेजेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहाँ पर शो होते हैं बैलेंस शीट पे? तो इसका आंसर है जी अक्रूवल लायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है जी, मतलब जो बैलेंस शीट में रिप्रेजेंट करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो अक्रूवल लायबिलिटी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट में, सॉरी। अगला क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ प्रीपेड इंश्योरेंस एट ईयर एंड? तो एंट्री बतानी है ही, क्या एंट्री होगी? तो 14 आंसर आएगा जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, डेबिट में आएगा प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट एंड क्रेडिट में जाएगा इंश्योरेंस अकाउंट। ठीक है जी। इफ क्लोजिंग स्टॉक इज ओमिटेड फ्रॉम बुक्स कंप्लीटली अफेक्ट बताना है जी, तो क्या होगा, अंडर स्टेट होएंगे प्रॉफिट स्टेट एसेट्स, या ओवर स्टेट होंगे प्रॉफिट एंड एसेट्स, ओवर स्टेटमेंट या लाइबिलिटीज होंगी, या कोई इफेक्ट नहीं आएगा प्रॉफिट में।
तो जो 15th आंसर आएगा जी, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड एसेट्स, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पर शो करता है, क्रेडिट साइड में, इन द बुक्स ऑफ, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट निकालते हैं। तो एक तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया, और ऊपर से एसेट साइड्स पे भी स्टॉक कम दिखेगा, तो एसेट भी कम हो जाएंगे। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर शुड बी कैपिटलाइज्ड। तो 16th आंसर है जी अपने को, ट्रायल रन एक्सपेंसेस बिफोर कमर्शियल प्रोडक्शन। अगला क्वेश्चन है जी, थोड़ा फास्ट करेंगे अब हम, विच सिचुएशन बेस्ट एक्सप्लेन्स वायलेशन ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। तो 17th आंसर है जी अपने को, ओनर विड्रॉइंग कैश फॉर पर्सनल यूज ट्रीटेड एज एक्सपेंस। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, रेवेन्यू रिसिप्ट मिस्टेकनली ट्रीटेड एज कैपिटल रिसिप्ट विल लीड टू। तो ये भी बताना है, ओवरस्टेट हुआ है प्रॉफिट या अंडरस्टेट हुआ है प्रॉफिट, ओवरस्टेट एसेट हुए, ओवरस्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज हुई। तो 18 तो जो आंसर है जी अपने को ऑप्शन नंबर बी है, अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, अंडरस्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है जी, अंडर डबल एंट्री बुक कीपिंग विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस इज लॉजिकली इम्पॉसिबल। तो वन डेबिट वन क्रेडिट तो होता है, टू डेबिट्स और टू क्रेडिट भी होता है, मल्टीपल डेबिट्स एंड मल्टीपल क्रेडिट्स भी हो सकते हैं, लेकिन वन डेबिट एंड टू क्रेडिट्स नहीं होता है। तो हमारा 19th का आंसर हो जाता है जी ऑप्शन नंबर सी, अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इज पॉलिसीज इज नेसेसरी मेनली टू इंश्योर। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन तो हो नहीं सकता, रिडक्शन इन टैक्स लायबिलिटी भी नहीं हो सकता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ बिजनेस ऑपरेशंस, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा गया कंपेरेटिबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। ठीक है जी, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स वन का एम है ना, वो यूजर्स को अकाउंट्स कंपेयर और समझने लायक बनाना होता। ठीक है जी, इस ये मेनली काम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन का। अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट इलिस्ट्रेट्स मशीन मैचिंग प्रिंसिपल। तो 21 का आंसर है जी अपने को आ जाता है ऑप्शन नंबर ए, चार्जिंग डेप्रीशिएशन एवरी ईयर if revenue is recognized before uncertainty of collection is resolved it violates। तो आंसर नंबर 22 है जी अपने को ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन कंसेप्ट, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी, रियलाइजेशन कंसेप्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो जो आंसर नंबर 23 आ जाता जी अपने को, हैवी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस विद लॉन्ग टर्म बेनिफिट। ठीक है जी, तो बेनिफिट जो फ्यूचर ईयर्स तक मिलेगा इसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, फर्म हैज शोन प्रोविजन ऑफ फॉर डाउटफुल डेट्स बट हैज नॉट एडजस्टेड बिफोर डेटर्स अकॉर्डिंगली दिस रिजल्ट्स इन। तो ओवरस्टेट हुए एसेट्स, अंडरस्टेट हुए लायबिलिटीज, ओवरस्टेट ऑफ प्रॉफिट हुए, या नो इफेक्ट इन बैलेंस शीट आएगा। तो 24th आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, ओवरस्टेटमेंट्स ऑफ एसेट्स। Which accounting standards govern treatment of prior period items and extraordinary items? तो 25 का आंसर आएगा जी अपने को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। Which of the following statements best supports accrual basis of accounting? तो 26 का आंसर आ जाता जी अपने को ऑप्शन नंबर बी, इनकम इज रिकॉर्डेड when earned and expenses when incurred। Purchase of goods on credit will affect assets and expenses, या assets and liabilities, या expenses and liabilities, या income and expenses। तो आंसर है जी अपने को assets and liabilities, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है जी, if depreciation is not charged for the year which accounting assumption is affected the most। तो जो आंसर नंबर 28 है जी अपने को, वो है जी ऑप्शन नंबर बी, मैचिंग। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर्स विल बी डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। तो इसका आंसर आ जाता जी अपने को ऑप्शन नंबर डी, एरर ऑफ कास्टिंग। ठीक है जी, कास्टिंग एरर से डेबिट क्रेडिट मिसमैच हो जाते हैं, तो उससे ट्रायल बैलेंस डिस्क्लोज करता है। अगला क्वेश्चन है जी, रिकॉग्नाइज ऑफ इनकम ओनली व्हेन देयर इज रीजनेबल सर्टेनिटी ऑफ अल्टीमेट कलेक्शन इज मेनली बेस्ड ऑन। तो आंसर नंबर 30 आ जाता जी अपने को,
प्रूडेंस प्रिंसिपल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, अ कंपनी रिसीव्ड 1,20,000 एज एडवांस फ्रॉम अ कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स टू बी मेड नेक्स्ट ईयर। द अकाउंटेंट क्रेडिट द एंटायर अमाउंट टू सेल्स अकाउंट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंबाइंड इफेक्ट ऑफ दिस ट्रीटमेंट। तो इसका आंसर जो आएगा जी अपने को ऑप्शन नंबर बी आएगा जी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट्स एंड अंडर स्टेटमेंट्स ऑफ लाइबिलिटीज। अगला क्वेश्चन है जी, अ फर्म कंसिस्टेंटली फॉलोज FIFO मेथड फॉर इन्वेंटरी वैल्यूएशन ड्यूरिंग द करंट ईयर, इट शिफ्ट्स टू वेटेड एवरेज मेथड ड्यू टू वायलेट prices but fails to disclose this change, which of the following principles and standards are violated। तो आंसर नंबर 32 है जी अपने को, कंसिस्टेंसी कंसेप्ट एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है जी, कैरेज इनवर्ड अमाउंटिंग टू 80,000 incurred on purchase of raw material was debited to carriage outward accounts and transferred to P&L account, this error will result in। तो आंसर नंबर 33 है जी अपने को, ऑप्शन नंबर सी, ओवर स्टेटमेंट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड ओवर स्टेटमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट। अगला क्वेश्चन है जी, अ बिल्डिंग परचेज फॉर बिजनेस यूज इंक्लूड्स 2,50,000 पेड एज ब्रोकरेज रजिस्ट्रेशन charges and stamp duty. These expenses were treated as revenue expenditure. Which of the following is the most appropriate implication? तो आंसर बताना है तो इसका आंसर आएगा जी अपने को 34 द ऑप्शन नंबर सी, वायलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रिंसिपल्स। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, इफ ए फर्म रिकॉग्नाइज अनरियलाइज्ड गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एज इनकम इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट डायरेक्टली कन्फ्लिक्ट्स विद। तो आंसर नंबर 35 आएगा जी अपने को, ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट कंसेप्ट एंड रियलाइजेशन कंसेप्ट। विच अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं जी पीएसयूज में। हो गए हमसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ लेते हैं, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताओ कौन सा है जी। तो इसका आंसर आएगा जी अपने को ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, इन्वेंटरी का, ऑप्शन नंबर सी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2। अगला क्वेश्चन है जी, अकॉर्डिंग टू कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो आंसर नंबर 37 है जी अपने को, प्रोवाइड ऑल फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस। ठीक है जी, व्हेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर व्हिच अकाउंट्स आर अफेक्टेड। तो 38 द आंसर है जी अपने को, ऑप्शन नंबर बी, एक्सपेंस अकाउंट एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट। ठीक है जी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रियल अकाउंट। रियल अकाउंट बताना है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जी, बताओ पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। तो रियल अकाउंट मोस्टली हमारे जो एसेट्स में शो होते हैं ना, वो होते हैं मशीनरी अकाउंट हो गया, डेटर्स हो गए, ठीक है जी, फर्नीचर अकाउंट हो गया, गुडविल हो गया। तो ये सभी बैंक अकाउंट हो गया, कैश अकाउंट हो गया, तो ये सभी हमारे रियल अकाउंट होते हैं। ठीक है जी, आंसर नंबर 39 है जी अपने को, मशीनरी अकाउंट आउट। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है जी, द प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी इम्प्लाइज। तो 40 आंसर है जी अपने को, सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड बी फॉलोड एवरी ईयर। तो इसी के साथ हमारे 40 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं जी। डबल एंट्री, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इसमें कवर थे एमसीक्यूज में। बहुत जल्द और भी क्वेश्चंस आएंगी, और भी पार्ट्स के आएंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग हो गया, फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो गया, टैक्स होगी, लॉ होगी, ऑडिट होगी, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स के एमसीक्यूज बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएंगे। आपको कुछ नहीं करना, आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। हाँ, इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ठीक है जी, थैंक यू, बाय।